फिल्म शोले का जब जब जिक्र आता है तो आंखों के सामने कुछ ऐसे दृश्य उभर आते हैं जिनमें भागता हुआ ट्रेन, दौड़ते हुए घोड़े और भयानक शक्ल सूरत वाले खतरनाक डकैत होते हैं। इन सब के बीच जो सबसे खूबसूरत दृश्य होते हैं उनमें जय और वीरू अपनी ही धुन में नाचते गाते नजर आते हैं। अभी ये मंजर आंखों से गुजरता ही है कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर और सुरमा भोपाली के कॉमेडी दृश्य हंसने को मजबूर कर जाते हैं। फिल्म शोले का हर एक दृश्य अपनी ही खूबसूरती लिए हुए है, जिन पर बात करते हुए अलग अलग कई एपिसोड्स बनाए जा सकते हैं। पर आज के इस खास एपिसोड में हम इस फिल्म के 10 सबसे फेमस सीन और उनके शूटिंग के दिलचस्प किस्सों पर नजर डालेंगे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं फिल्म के उस दृश्य से जहां पर एक वीरान और सुनसान रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी चली जा रही है, जिस पर ठाकुर जय और वीरू को गिरफ्तार करके ले जा रहा है। इस दृश्य की शूटिंग मुंबई पुणे रेलवे लाइन पर पनवेल के आसपास हुई थी। इसके शूटिंग में लगे दिनों को लेकर दो अलग अलग मत प्रचलित हैं। कुछ का कहना है कि इसके शूटिंग में तकरीबन 20 दिन लगे थे, जबकि कुछ लोग तकरीबन 50 दिन बताते हैं। हालांकि दिन जितने भी लगे हों, पर आज तक इस जैसा कोई दूसरा ट्रेन चेजिंग सीन हमने नहीं देखा। हाँ, एक ऐसा ही ट्रेन चेजिंग सीक्वेंस याद आता है हॉलीवुड फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, जो कि साल 1959 में आई थी। इस ट्रेन सीक्वेंस को देखकर हमें तो यही लगता है कि कहीं न कहीं यह शोले के लिए प्रेरणा स्रोत रही। फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को लेकर एक दिलचस्प बात आपको यह भी बता दूं कि भले ही यह एक हॉलीवुड फिल्म है, पर इसकी कहानी ब्रिटिश कालीन भारत पर ही आधारित है, जहाँ पर एक अंग्रेज कैप्टन के द्वारा एक भारतीय राजकुमार की जान कुछ मुस्लिम उपद्रवियों से बचाया जाता है। इस फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें भारतीय फिल्मों के लीजेंड कॉमेडियन IS जौहर साहब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए थे। बहरहाल शोले फिल्म के ट्रेन चेजिंग सीक्वेंस के बाद याद आता है उस दृश्य की जहां पर गब्बर सिंह ठाकुर के हाथ बड़ी ही बेदर्दी से काट देता है। इस दृश्य की शूटिंग को याद करते हुए फिल्म के लेखकों में से एक सलीम खान बताते हैं कि उस वक्त न जाने हमें इस बात का पूर्वानुमान कैसे हो गया था कि अगर ठाकुर के हाथ को कटते हुए पूरा दिखाया गया तो पर्दे पर खून खराबा का एक अलग ही स्तर दिखेगा, जिससे शायद सेंसर बोर्ड सहमत न हो। अंत में यह निर्णय लिया गया कि ठाकुर के हाथ कटने हैं सो तो वो कटेंगे ही, पर पर्दे पर एक भी बूंद खून का नहीं दिखेगा। नतीजन बड़ी ही चालाकी से ठाकुर के हाथ कटने के दृश्य और उसके शॉल उड़ने के दृश्य को जोड़कर पर्दे पर यह प्रभाव उत्पन्न किया गया जैसे बड़ी बेदर्दी से ठाकुर के हाथ काटे गए हों। इसी दृश्य से पहले यह भी दिखाया गया है कि गब्बर सिंह ठाकुर के पूरे परिवार का कत्ल कर देता है। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि पूरे परिवार का कत्ल बाकायदा गोलियों से होता है, पर एक भी बूंद खून का न तो किसी के कपड़े में लगा होता है और न ही कफन में। फिल्म में गलतियां ढूंढने वाले चटकारे लेकर इस बात को कहते हैं कि खून का एक बूंद गिरे बिना कत्ल कैसे हो सकता है। उन नामुरादों को कौन समझाए कि उन दिनों सेंसर बोर्ड नामक एक काला भूत हमेशा फिल्मकारों के सिर पर सवार रहता था। बहरहाल इस दृश्य की एडिटिंग पे गौर करें तो आज की तकनीक वाले दृश्य में भी हम चौंक जाते हैं कि कितनी मेहनत से इसकी एडिटिंग की गई है। उदाहरण के लिए इस दृश्य पर गौर कीजिए जहाँ पर गब्बर सिंह इस बच्चे पर बंदूक से निशाना लगाता है और जैसे गोली चलती है वह आवाज ट्रेन के रुकने के आवाज से जुड़ जाती है। इस दृश्य में गब्बर सिंह के एंट्री के पीछे जो बादल दिख रहे हैं, दरअसल यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये पूरे प्लानिंग के तहत इस दृश्य की हिस्सा बनी है। दरअसल इस 5 सेकंड के हिस्से की शूटिंग के लिए कई दिनों तक इंतजार किया गया था, तब कहीं जाकर गब्बर के पीछे ये बादल इस दृश्य की हिस्सा बनी। बहरहाल फिल्म का यह दृश्य साल 1968 में आई हॉलीवुड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट के एक दृश्य से पूर्णतः मिलती जुलती नजर आती है। शोले की ही तरह इस दृश्य में भी यह देखने को मिलता है कि इतने बड़े खून खराबे के बावजूद एक बूंद भी खून का नहीं गिरा। इस तरह से यह तो साफ हो जाता है कि खून नहीं दिखाने का वास्तविक आइडिया शोले के मेकर्स का नहीं था। अब तक हम फिल्म के 3 फेमस सीन का जिक्र कर चुके हैं जो खून खराबे से भरी हुई थी। अब चलते हैं एक ऐसे कॉमेडी सीन की तरफ जो फिल्म को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, यह दृश्य है अंग्रेजों के जमाने का जेलर की। असरानी साहब के द्वारा निभाई गई इस भूमिका की वेशभूषा काफी हद तक जर्मन तानाशाह हिटलर की याद दिलाती है। फिल्म में इनकी सीन की शूटिंग से पहले लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने इन्हें साफ तौर पर यह कहा था कि आपकी गेटअप भले ही दुनिया के सबसे क्रूर आदमी की हो, पर आपको उसी गेटअप में कॉमेडी करके दिखाना है। फिल्म शोले के ये उन कुछ दृश्यों में है जिन्हें रामनगरम में नहीं अपितु बॉम्बे स्थित स्टूडियोज में शूट की गई थी। बताता चलूं कि शोले में दिखाए गए जेलर के सभी दृश्यों की शूटिंग राजकमल स्टूडियो में की गई थी।
असरानी के अलावा फिल्म के एक अन्य फेमस दृश्य में सुरमा भोपाली बने जगदीप साहब ने लोगों को खूब हंसाया था। दरअसल इस किरदार को फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद सलीम जावेद के काफी जोर देने से जोड़ा गया था। कहा जाता है कि शुरू में इस भूमिका के लिए प्राण साहब के नाम पर भी विचार किया गया था, पर उनके पंजाबी लहजे के खातिर यह भूमिका जगदीप साहब को दी गई। जगदीप साहब शुरू में इस भूमिका के लिए तैयार नहीं थे, जिसके दो कारण थे। पहला ये कि उन्हें अंग्रेजों के जमाने के जेलर की भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया था, तथा दूसरा कारण यह था कि फिल्म के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने अपनी पिछली फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उनकी फीस ही नहीं चुकाई थी। खैर, इस फिल्म को लेकर जगदीप साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलीम जावेद ने यह भूमिका किसी वास्तविक भोपाली व्यक्ति से प्रेरित होकर लिखा था। फिल्म के रिलीज होने के बाद जब इस भूमिका के चलते उस भोपाली की काफी फजीहत होने लगी तो उसने बम्बई जाकर जगदीप साहब से मुलाकात भी की थी और अपनी नाराजगी जाहिर करके उन्हें काफी बुरा भला कहने की कोशिश भी की थी। अब यहाँ से चलते हैं फिल्म के 6वें फेमस सीन की तरफ और जानते हैं उस दृश्य के बारे में जहाँ जय बने अमिताभ वीरू का रिश्ता लेकर बसंती के मौसी के पास पहुँचते हैं। इस दृश्य में अमिताभ वीरू का रिश्ता बनाने के जगह पर उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि इस दृश्य को देखते हुए साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट की भी याद आ जाती है, जहां पर किशोर कुमार अपनी खुद का रिश्ता तुड़वाने के लिए कुछ ऐसा ही हथकंडा अपनाते नजर आते हैं। इस दृश्य की शूटिंग के बारे में जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि आपने इसके लिए कितनी तैयारी की थी तो उनका जवाब था कोई खास नहीं, क्योंकि इस दृश्य को सलीम जावेद ने इतनी खूबसूरती से लिखा था कि उसमें एक्टर को कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बहरहाल इस दृश्य में जिस प्रकार जय वीरू के रिश्ते को लेकर मौसी से वीरू का गुणगान करते हैं, ठीक ऐसा ही कुछ सलीम खान ने किया था जब जावेद अख्तर ने उन्हें अपनी पहली शादी के लिए रिश्ता लेकर हनी ईरानी के माँ के पास उन्हें भेजा था। जावेद अख्तर की पहली शादी साल 1972 में हुई थी और इससे तो यह साफ साफ पता चलता है कि शोले के इस दृश्य में जावेद अख्तर की शादी की भी एक बड़ी भूमिका रही थी। खैर, अब चला जाए कुछ रोमांटिक दृश्यों की तरफ। फिल्म में जय और राधा के बीच इस साइलेंट रोमांटिक सीन को कौन भूल सकता है। इस दृश्य की खूबसूरती पर आप गौर करें कि फिजा में हल्का हल्का धुंधलका छाया हुआ है और इसी के साथ जय के माउथ ऑर्गन की आवाज सुनाई देती है। राधा जो कि एक विधवा है, उसके दिल में भी प्यार के कोमल कोपले फूट रहे हैं। संभवतः यह भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे रोमांटिक दृश्यों में से एक है। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में इस सीन की शूटिंग को लेकर कहा था कि रमेश सिप्पी इसे फिल्माने के लिए एक ऐसे खास शाम के इंतजार में थे जो इस सीन के लिए परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन दे सके। आखिरकार वो शाम तकरीबन 3 साल बाद जाकर आई और इसे शूट किया गया। फिल्म में वीरू और बसंती का भी एक अपना ही रोमांस था और उनके रोमांटिक दृश्यों की शूटिंग के किस्से भी कम दिलचस्प नहीं हैं। ऐसे में एक ऐसा ही दृश्य याद आता है जहां पर बसंती को धर्मेंद्र गोली चलाना सिखा रहे हैं। ये वो समय था जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वास्तविक रोमांस भी शुरू हो रहा था। कहा जाता है कि इस दृश्य के दौरान धर्मेंद्र ने शूटिंग पर उपस्थित लाइट बॉयज को गुप्त रूप से यह कह रखा था कि जितने बार तुम शॉट के दौरान लाइटिंग कंडीशन बिगाड़ोगे उतने बार तुम्हें 200 रुपए मेरी तरफ से मिलेंगे। वास्तव में जितना बार लाइटिंग कंडीशन बिगड़ता उतना ही रिटेक होता। इससे धर्मेंद्र को यह फायदा होता कि वो ज्यादा से ज्यादा हेमा मालिनी को अपनी बाहों में कस पाते। इस तरह से केवल इस दृश्य के लिए धर्मेंद्र साहब ने लाइट बॉय को 2000 रुपए चुकाए थे। इस हिसाब से आप सोच ले कि कितने बार लाइटिंग कंडीशन बिगाड़ी गई थी। बहरहाल इस दृश्य के दौरान अमिताभ बीच में एक डायलॉग बोलते नजर आते हैं। ये डायलॉग कुछ ऐसा था कि हाँ बेटे, तुम तो जेम्स बॉन्ड के पोते हो ना। वास्तव में यह डायलॉग ऐसा नहीं था, बल्कि जेम्स बॉन्ड के जगह पर शूटिंग में तात्या टोपे का जिक्र हुआ था, पर डबिंग में बदलकर जेम्स बॉन्ड कर दिया गया। ऐसा करने का कारण यह नजर आता है कि उन दिनों भारत समेत पूरे विश्व में जेम्स बॉन्ड की फिल्में धूम मचा रखी थी। फिल्म के अगले फेमस सीन के रूप में याद आता है वीरू का वो टंकी वाला सीन जहां पर वीरू बने धर्मेंद्र शराब के नशे में टंकी पर चढ़ जाते हैं। इस दृश्य की शूटिंग के सबसे दिलचस्प किस्से यह है कि धर्मेंद्र ने उस वक्त वास्तव में ही शराब पी रखी थी, जो कि अक्सर फिल्म के सेट पर वो पिया करते थे। कहा जाता है कि यह दृश्य ऐसे ही किसी रियल लाइफ घटना से प्रेरित थी। बहरहाल फिल्म में इस सीन के लिए बकायदा एक टंकी बनाया गया था। इस फिल्म में गलतियां निकालने वाले अक्सर इस टंकी पर निशाना साधते
हंसते हुए कहते हैं कि जब रामगढ़ में बिजली थी ही नहीं तो इस पर पानी कैसे चढ़ता होगा। बहरहाल चलते हैं फिल्म के 10वें सबसे फेमस सीन की तरफ और जानते हैं उस दृश्य के बारे में जहां पर जय की मृत्यु हो जाती है। इस दृश्य को हुबहू साल 1954 की फिल्म गार्डन ऑफ इविल से प्रेरित होकर लिखा गया था, जहां पर जय की ही तरह इस फिल्म के एक नायक की मृत्यु हो जाती है। फिल्म शोले के रिलीज के पहले हफ्ते में जब यह अच्छा नहीं कर पाई तो इसके निर्माता और निर्देशक ने यह विचार किया था कि इस दृश्य को बदलकर जय को जिंदा कर दिया जाए ताकि लोगों को फिल्म में जय जिंदा दिखे और लोग फिल्म से अच्छी तरह से जुड़ पाए। लेकिन जब अगले ही हफ्ते में फिल्म अच्छा करने लगी तो निर्माता निर्देशकों ने अपना यह विचार त्याग दिया और फिल्म को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। तो ये थी कालजयी फिल्म शोले पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। बहरहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।